हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे राउल्ट का नियम और आप सभी का वेलकम है इस नए वीडियो लेक्चर 7 में। और अभी तक हमने 5 वीडियो लेक्चर या शायद 6 वीडियो लेक्चर कर लिए सॉल्यूशन पे। तो इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आपको। तो आज हमने बताया था आपको हमें पढ़ाएंगे क्या, राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना है आज हमें? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है मैं आपको बता चुका था, आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, मैं राउल्ट का नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो राउल्ट ने क्या किया, उससे पहले ये सीखते हैं कि राउल्ट ने आखिर ये नियम दिया क्यों। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बाष्प दाब में अपनमन हो जाती है जब हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं। ठीक है, जब हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं तो जब उसे हम गर्म करते हैं तो उसमें बाष्प ज़्यादा बनते हैं, मतलब उसका बाष्प दाब ज़्यादा हो जाता है। जब उसमें हम कोई अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं फिर जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसकी बाष्प कम बनती है। तो जब बाष्प कम बनेगी इसका मतलब बाष्प दाब कम होगा। इसका मतलब है बाष्प दाब में उसके क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब जो विलायक का बाष्प दाब होता है वो अधिक होता है किसके बाष्प दाब से? विलयन के बाष्प दाब से। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अबाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उस विलायक का बाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते थे, बाष्प दाब में अपनमन कहते थे। और इसे P0 माइनस PS होता था, इसका मान कितना होता था, P0 माइनस PS। ठीक है, इसी P0 माइनस PS को जो विलयन में भार उपस्थित है या तो विलेय का हो सकता है या विलायक का, इस P0 माइनस PS का उस भार से जो विलेय व विलायक का भार होगा हमारे विलयन में, उससे क्या संबंध होता है उसी को बताने के लिए राउल्ट ने ये नियम हमें दिया है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है कि जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन होता है, ठीक है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो क्या लिखा है, एक बार इसे पढ़ते हैं फिर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो जो राउल्ट का नियम है वो हमसे क्या कहता है, देखो राउल्ट का नियम हमसे कहता है कि इस नियम के अनुसार बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन होगा, और बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किससे लिखते हैं, P0 माइनस PS और बटे में P0। जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन होगा वो विलयन में उपस्थित विलेय जो होगा उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम है, बस खत्म। यही राउल्ट का नियम है और कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम में आपको यही लिखना है कि जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन होता है वो विलेय में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और ये हर ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको इसे प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये याद रखो, जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन है वो बराबर होता है किसके, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मानो यदि विलयन में विलायक का बाष्प दाब हमने माना P0 और तथा विलायक के जो मोलों की संख्या है वो कैपिटल N है और विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n। तो हमें पता है कि जो बाष्प दाब में का आपेक्षिक अपनमन होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो किससे लिखते हैं, P0 माइनस PS बटे P0। तो जो ये कहा था बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, हमने उसका मान रख दिया P0 माइनस PS बटे P0। ये हो गया हमारा बाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, जो कि हमें पता है होता है। और विलयन में विलेय के मोल प्रभाज, इसका भी हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि जिसके मोल प्रभाज निकालते हैं उसको ऊपर और बच्चे में टोटल मोल। तो हमने विलेय के मोल प्रभाज स्मॉल n ऊपर रखा और नीचे n प्लस n। तो ये क्या हो गया, इधर विलयन में विलेय के मोल प्रभाज। तो जो हमारा बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन का मान हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे विलयन में विलेय के मोल प्रभाज का मान यहाँ पे रख दिया और ये हमारा बराबर लगा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तनु विलयन में जो n प्लस n है वो लगभग बराबर n, मतलब जो n प्लस n ये लिखा है इसको हम लगभग बराबर लिख सकते हैं बड़ा वाला n। अब आप कहोगे ये सर ये कैसे लिख सकते हैं, ये छोटा वाला n फिर कहाँ चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है तनु विलयन में। तनु विलयन का मतलब क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता बहुत कम हो, मतलब विलेय बहुत कम पड़ा हो। ठीक है, अब मान लो जैसे 10 लीटर पानी है उसमें मान लो 1-2 ग्राम अगर हम विलेय डालें तो वो ना के बराबर है ना। इसका मतलब है तनु विलयन के लिए हम क्या रख सकते हैं, जो n है, n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या n बहुत कम है, मतलब उसमें क्या होंगे, तनु विलयन में n का मान बहुत कम होगा। तो मान लो 0 के करीब करीब होगा तो n में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो केवल n ही तो बचेगा। इसका मतलब हमने उस n को क्या कर दिया, नगण्य कर दिया, उस n को छोड़ दिया।
मतलब इस n प्लस n की जगह हम तनु विलयन में क्या लिख सकते हैं, केवल बड़ा वाला n, क्योंकि जो n की मात्रा है छोटे वाले n की वो तनु विलयन में बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस n प्लस n को हटा के हम केवल क्या रख देंगे, कैपिटल N। तो इधर हमारा आ गया P0 माइनस PS बटे P0, यही लिखा है, और बराबर में स्मॉल n ऊपर लिखा है, और इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, n प्लस n की जगह पे केवल कैपिटल N। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि जो स्मॉल n मोलों की संख्या है वो निकाले कैसे जाती है। तो स्मॉल n बराबर क्या होता है, भार बटे n भार, क्योंकि जो स्मॉल n है विलेय का, तो हमने लिख दिया छोटा w बटे छोटा m। ठीक है, मतलब स्मॉल w बटे स्मॉल m, जहाँ स्मॉल w क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार। ऐसे ही n कैपिटल N जो विलायक का मोलों की संख्या होगी वो क्या होगा, कैपिटल W बटे कैपिटल M, जहाँ कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और जो कैपिटल M है वो क्या है, विलायक का अणुभार। तो ये स्मॉल n की जगह पे हम स्मॉल w बटे m डाल देंगे, कैपिटल n की जगह पे कैपिटल W बटे m। तो यहाँ पे जब डालेंगे स्मॉल n की जगह पे हमने डाला स्मॉल w बटे m, और पूरे के बटे में इसी n की जगह पे क्या डालता है, कैपिटल W बटे कैपिटल m। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m मल्टीप्लाइड विद कैपिटल M बटे कैपिटल W। ये हमारा राउल्ट का नियम का फार्मूला आ गया, और इस फार्मूले से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है वो देख लो। जो P0 है वो क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। जो PS है ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, सॉरी, जो P0 है वो विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, जो स्मॉल w है वो विलेय का भार है, और जो स्मॉल m है वो विलेय का अणुभार है, और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है, जो कैपिटल M है वो क्या है, विलायक का अणुभार। तो ये है राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम और कुछ नहीं, आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम किससे लिखते हैं, P0 माइनस PS बटे P0, और विलेय के मोल प्रभाज कैसे लिखेंगे, वो बराबर लगाएंगे n बटे n प्लस n। तो हमारा जो फार्मूला आ जाएगा P0 माइनस PS बटे P0, और बराबर में क्या आ जाएगा, स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस n। ये आ गया हमारा राउल्ट के नियम का फार्मूला। अब हमने कहा कि तनु विलयन है, तो जो नीचे n प्लस n ये लिखा है, जो n प्लस n, उसे क्या करेंगे, ये वाला n हटा देंगे तो कैपिटल N यहाँ पे केवल रह जाएगा। तो तनु विलयन में ये क्या रहेगा, कैपिटल N रहेगा। अब स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, और कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M। जब मान डालेंगे तो ये फार्मूला हमें मिल जाएगा, जहाँ पे W क्या है, M क्या है, स्मॉल m क्या है, छोटा वाला w क्या है, P0 क्या है, PS क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो यही है राउल्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे बता से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं राउल्ट के नियम की कमियां। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम का उल्लेख करो और इसकी सीमाओं का भी वर्णन करो। तो राउल्ट के नियम की अब हम सीमाएं पढ़ेंगे, तब तक आप इसे नोट करो, फिर मैं सीमाएं बताता हूँ। जो अगली हेडिंग लगाएंगे अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, कौन सी हेडिंग लगाएंगे, राउल्ट के नियम की सीमाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ऐसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि राउल्ट के नियम का उल्लेख करो तथा इसकी सीमाओं का भी वर्णन करो। तो ठीक है, तो लिखेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्न है। ये इसकी मतलब किसकी, राउल्ट के नियम की, इसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं। सीमाएं निम्न है या निम्नलिखित है। नंबर 1 कौन सी सीमा है कि जो राउल्ट का नियम है ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पे, तनु विलयनों पे। राउल्ट का नियम है जो किस पे लागू होता है, केवल तनु विलयनों के लिए। ठीक है, देखो यह नियम केवल, पहली सीमा लिखेंगे, यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, जो राउल्ट का नियम है वो किस पे लागू होगा, केवल तनु विलयनों पर। दूसरा, जो दूसरी सीमा है वो क्या है, यह नियम केवल
अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, जो हमें उसमें जो हमारे पास शुद्ध विलायक होगा, जो उसमें हम पदार्थ मिलाएंगे, वो कैसा मिला होना चाहिए, अवाष्पशील, तभी उस पर लागू होगा, अतः या उस पर लागू नहीं होगा। ये दो इसकी क्या है, मेन सीमाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, दो मेन सीमाएं। एक सीमा और है, वो भी लिख लो। तीसरी सीमा कौन सी है, यह नियम केवल उन विद्युत अनअपघट्यों पर लागू होता है जिनका विलयन में संगुणन होता है, जिनका विलयन में संगुणन नहीं होता है, जिनका विलयन में संगुणन नहीं होता है, जिनका विलयन में संगुणन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे नोट करो फटाक से, फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर। तो ये क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। तो ठीक है, तो राउल्ट का नियम हमने पढ़ लिया है। राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। उसका हमने फार्मूला भी देख लिया पीछे क्या होता है। ठीक है, और ये कुछ कमियां थी, जो राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं थी, वो भी हमने देख ली है क्या होती है। तो यह नियम केवल किन पर लागू होगा, तनु विलयनों पर, सांद्र विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होगा, जो पदार्थ अवाष्पशील होंगे उन्हीं के विलयन पर लागू होगा, वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होगा। जो तीसरी कमी है, यह नियम केवल उन विद्युत अवनट्यों पर लागू होता है जिनका विलयन में संगुणन नहीं होता है। ठीक है, जिनका संगुणन नहीं होगा विलयन में, केवल उन्हीं पर लागू होता है। जो संगुणित हो जाएंगे उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। ओके, नोट करो, चलो रेज करूं, चलो रेज करता हूं मैं। ओके, रेज करता हूं। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम आदर्श विलयन। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, आदर्श विलयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, आदर्श विलयन। हेडिंग लगाएंगे आदर्श विलयन। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, आदर्श विलयन। आदर्श हेडिंग लगाए यहाँ पे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, आदर्श विलयन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, आदर्श विलयन। तो क्या लिखेंगे, वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, जो भी विलयन क्या करेंगे, जो भी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो सभी विलयन क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा बी मिक्स होगा वो होगा लगभग बराबर के 0। अभी ये बताएंगे ये क्या लिखा है, और एक पॉइंट लिख लेंगे इसमें, जो डेल्टा एच मिक्स होगा वो भी क्या होगा, बराबर का 0। ठीक है, समझो ये क्या है। ठीक है, वे सभी विलयन जो क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, या जिन पर राउल्ट का नियम लग जाएगा वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे आदर्श विलयन। अब ये क्या लिखा है, डेल्टा बी मिक्स बराबर 0, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0। मतलब हमारे पास मान लो कोई
सॉल्वेंट है, कोई क्या है, सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है। अब हमें पता है कि जो राउल्ट के नियम का पालन कौन कौन करते हैं, विलेन, तनु विलेन करते हैं। अब मान लो 1 लीटर हमने क्या लिया, 1 लीटर क्या लिया हमने, 1 लीटर विलायक ले लिया, शुद्ध जल ले लिया 1 लीटर। अब हमें उसे तनु बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा हम उसमें 5 या 10 ग्राम डाल देंगे चीनी, ठीक है। तो 1 लीटर में अगर हम 10 ग्राम पानी डाल देंगे तो वो लगभग कितना है उसका आयतन, 1 ही लीटर तो है। एक, हाँ मानते हैं कि 1 लीटर 10 ग्राम है, लेकिन 1 लीटर की अपेक्षा में 10 ग्राम बहुत कम होता है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये लगभग क्या है, 1 लीटर है। मतलब जो हमने डेल्टा बी मिक्स है, मतलब जो हमने विलेन बना दिया है 1 लीटर में 10 ग्राम और डाल के, तभी वो हमारा क्या है, 0 ही रहा है, ठीक है। मतलब उसके आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो आयतन में चेंज होगा वो मिलाने पर भी जितना आयतन था उतना ही आयतन क्या हो जाएगा मिलाने के बाद, इसलिए ये लिखा है डेल्टा बी मिक्स बराबर 0। डेल्टा बी का मतलब है आयतन, ठीक है। जब हम मिलाएंगे किसी शुद्ध विलायक में विलेय की मात्रा, तब जो आयतन बढ़ता है उसी को, बढ़ता है या घटता है उसी को बोलते हैं डेल्टा बी। तो डेल्टा बी हमारा कितना रह जाएगा, 0। किन के केस में, जब आदर्श विलेय। ऐसे डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी, ये हम आगे पढ़ेंगे एंथैल्पी। मतलब जब हम मिलाते हैं किसी शुद्ध विलायक में विलेय की मात्रा, तो उष्मा कितनी निकलती है, हीट कितनी निकलती है। तो हमने बताया हमें कौन से पदार्थ मिलाने हैं, राउल्ट के नियम केवल उन्हीं पर लागू होता है जो अवाष्पशील होंगे। अब जब अवाष्पशील होंगे उसमें से कोई वाष्प ही नहीं निकलेगी, जब वाष्प ही नहीं निकलेगी इसका मतलब क्या है, कोई एंथैल्पी ऊर्जा ही नहीं उत्सर्जित होगी। जब ऊर्जा ही नहीं उत्सर्जित होगी इसका मतलब डेल्टा एच मिक्स का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये मतलब है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ये हो गया आदर्श विलेय। आप लोग इसे नोट करेंगे आदर्श विलेय। अगर उदाहरण में लिखना चाहें तो आदर्श विलेय का उदाहरण क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे उदाहरण, आदर्श विलेय का उदाहरण क्या है, तनु विलेय। कौन सा, तनु विलेय। जितने भी तनु विलेय हैं उन सभी पे क्या होता है, राउल्ट का नियम लागू होता है। अगर राउल्ट का नियम लागू हो रहा है इसका मतलब क्या है, वे सभी कैसे विलेय है, आदर्श विलेय है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, ये रहा आदर्श विलेय। अब दूसरी हेडिंग लगाएंगे अनादर्श विलेय। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अनादर्श विलेय, देखो आदर्श विलेय क्या था, आदर्श विलेय जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो आदर्श विलेय, और जो नहीं करेंगे वो अनादर्श विलेय, यही लिखेंगे। वे सभी विलेयन, वे सभी विलेयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम, वे सभी विलेयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, कामा अनादर्श विलेयन कहलाते हैं। अनादर्श विलेयन कहलाते हैं। कौन से विलेयन कहलाएंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, अनादर्श विलेयन। तो अनादर्श विलेयन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। जैसे आदर्श विलेयन में ये होता है तो अनादर्श विलेयन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। वहां पे क्या लिखेंगे, डेल्टा बी जो मिक्स होगा हमारा मिलाने पर वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार जो डेल्टा एच मिक्स होगा वो भी हमारा क्या होगा, बराबर में 0 नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इसका मतलब तो समझ ही गए, डेल्टा बी मिक्स। इसका उदाहरण देखो क्या होता है, एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। यहाँ पे तन विलेयन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांद्र विलेयन। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, जिस प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा, ठीक है। आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसका सीधा सीधा आंसर देना है, बात को घुमाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर हमें पूछेगा आदर्श विलेयन क्या होते हैं तो हम सीधे लिख देंगे वे विलेयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे आदर्श विलेयन कहलाएंगे। नीचे लिख देंगे जो इसमें डेल्टा एच मिक्स होता है वो भी 0 होता है और डेल्टा बी मिक्स होता है वो भी 0 होता है। उदाहरण में हम लिख देंगे क्या, तनु विलेयन। अगर पूछेगा अनादर्श विलेयन क्या होते हैं इन्हें बताएं, तो अनादर्श विलेयन वे होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अनादर्श विलेयन। तो जो पालन करेंगे उन्हें आदर्श, जो पालन नहीं करेंगे उन्हें अनादर्श। आदर्श विलेयन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स भी 0 होगा और डेल्टा बी मिक्स भी 0 होगा। अनादर्श में ना तो डेल्टा एच मिक्स 0 होगा और ना ही डेल्टा बी मिक्स 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे आज का जो टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से टॉपिक, एक था राउल्ट का नियम और दूसरा था आदर्श विलेयन और तीसरा है अनादर्श विलेयन। ये तीनों टॉपिक हमने आज अपने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्टर पे, ठीक है। देखो
तो जो हमारा पहला हमने टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा था क्या, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता था कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा क्या था, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमने निकाला जब P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में N बटे N प्लस N, जब हमने इसमें मान डाला तन विलयन की कंडीशन लगा के, तो हमारा जो आंसर आया फाइनली आंसर जो फाइनली फार्मूला बन के आया वो हमारा आया P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में क्या आया, स्मॉल w बटे स्मॉल m मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल M बटे कैपिटल W। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया राउल्ट के नियम की निम्न 3 सीमाएं होती हैं। कौन कौन सी, पहला यह नियम किस पे सत्य होगा, केवल तन विलयनों के लिए, शांत विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरा, ये केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होगा, जो पदार्थ वाष्पशील होंगे उन पर लागू नहीं होगा। और ऐसे विलयनों पर लागू होता है जो विलयन संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे, हमारे राउल्ट के नियम की सीमाएं थी। ठीक है, अब हमने पढ़ा इसके बाद आदर्श विलयन। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उन्हें आदर्श विलयन कहेंगे, जो नहीं करेंगे वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो नोट करो, इसे नोट करो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक न्यूमेरिकल है राउल्ट के नियम पे बेस्ड, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर, मतलब जो 18 ग्राम ग्लूकोज है उसको हम 100 ग्राम जल में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। और ताप कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का हमें क्या निकलना, अणुभार निकलना। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले अच्छे से देखेंगे। इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन से हमें क्लियर है। तो जो विलायक है वो कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है वो देखेंगे पहले आंसर में, तभी हम निकाल पाएंगे। दिया है विलायक का भार, और विलायक का भार हम किससे लिखते हैं, कैपिटल W से। तो हमें कैपिटल W का मान कितना दिया, विलायक का भार 100 ग्राम, कितना दिया है, 100 ग्राम। आगे देखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड जल का वाष्प दाब। जल का वाष्प दाब मतलब जल, जल क्या है यहाँ पे, विलायक। तो यहाँ लिखे विलायक, और ब्रैकेट में लिख लेंगे जल। क्या लिख लेंगे, जल मतलब H2, जल का वाष्प दाब। और जो विलायक का वाष्प दाब हम किससे लिखते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था, जब भी विलायक का वाष्प दाब लिखेंगे वो लिखेंगे P0। तो विलायक का वाष्प दाब P0 हमें कितना दिया है, 17.53 mm। ठीक है, अब बात करेंगे विलेय की। तो हमें विलेय क्या दिया, देखो ध्यान से, जो विलेय का भार दिया है, विलेय, विलेय है क्या हमारा, ग्लूकोज। विलेय क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला लिख लेंगे, आता है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का भार। हमें कितना दिया है ग्लूकोज का भार, तो हमें ग्लूकोज का भार कितना दिया है, ग्लूकोज का भार हमें दिया है 18 ग्राम। कितना दिया, 18 ग्राम। और ग्लूकोज क्या है, विलेय। तो विलेय को हम किससे लिखते हैं, विलेय के भार को W से, स्मॉल वाला, ये स्मॉल W लिखा है, क्या लिखा है, स्मॉल W। ठीक है, और क्या दिया है, तो घटकर 17.22 mm रह जाता है। जो मतलब बिलियन, अब ये कितना रह गया, 17.22 mm। जब हमने क्या किया, 100 ग्राम जल में जब हमने 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, तब जो जल का वाष्प दाब 17.53 से घट के कितना आ गया, 17.22। मतलब जो ये कहेगा था विलायक का वाष्प दाब, ये कहेगा है विलयन का वाष्प दाब। तो जो हमारे पास विलयन का वाष्प दाब दिया है वो कितना दिया है, विलयन का वाष्प दाब। तो जो विलयन का वाष्प दाब, हमें विलयन का वाष्प दाब किससे लिखते हैं, PS। तो जो PS बराबर हमें दिया है 17.22 mm। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज क्या है, विलेय, मतलब विलेय का अणुभार निकालना है। तो विलेय का अणुभार लिखेंगे यहाँ पे, विलेय का अणुभार हमें क्या निकालना है, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार किससे लिखते हैं, स्मॉल वाले m से। तो ये निकालना है, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ से हमें विलेय का अणुभार निकालना है, और हम चाहें तो विलायक का अणुभार निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से विलायक का अणुभार निकाल लेंगे। तो विलायक का अणुभार निकालेंगे पहले, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से।
ये हमें निकालना है। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला राउल्ट का नियम क्या कहता है, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m मल्टीप्लाइड विद कैपिटल M बटे कैपिटल W। सबका मान डालेंगे। P0 का मान कितना है हमारा 17.53, तो 17.53 माइनस जो PS का मान हमारा कितना है 17.22, तो यहाँ पे डालेंगे 17.22 बटे में जो P0 का हमारा मान है वो कितना दिया है 17.53, तो यहाँ पे भी रखेंगे 17.53 बराबर जो स्मॉल w का मान हमारा कितना दिया 18 ग्राम, तो यहाँ रखेंगे 18। जो स्मॉल m है उसका मान हमें निकालना है। जो कैपिटल M है उसका मान हम कहाँ से निकाल लेंगे, कैपिटल M क्या है ग्लूकोज, तो कैपिटल M जो है हमारा है कैपिटल M होता है जो विलायक का क्या होता है अणुभार, तो विलायक क्या है वाटर, और वाटर का अणुभार कितना होता है 18, वो यहाँ पे हम रख लेंगे अपने आप से। ठीक है, तो वाटर का जो अणुभार है M, ये कहाँ से आया M यहाँ पे आप लिख लोगे M बराबर क्या किसका है, M बराबर क्या है वाटर का अणुभार, तो एक का अणुभार आपको निकाल लेना है, फार्मूले से निकल आएगा। तो वाटर होता क्या है H2O होता है वाटर ना, इधर ये साइड में लिख लेंगे ऐसे करके, मैं तुम्हें बता रहा हूँ H2O होता है, तो 2 गुणे 1 और प्लस 16, तो कितना आएगा M का मान, M का मान हमारा आ गया 18 कैपिटल M, क्योंकि ये विलायक M का मान कितना आ गया 18, तो यहाँ पे हमने M की जगह पे कितना रख दिया 18, और बटे में क्या है कैपिटल W, और कैपिटल W का मान हमें कितने ग्राम पानी दिया था 100 ग्राम, तो ये कितने ग्राम है 100 ग्राम। ठीक है, अब सब हम मान डाल देंगे, घटाएंगे, तो इससे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 3, 31, कितना बचेगा 31, और ये तो आ गया 0.31 आ जाएगा, और ये है नीचे 17.53, और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, ये 18 की 18 144 का 4 चलेगा 14, 18 324, ये आ जाएगा 324, और बटे में कितना आ जाएगा 100 m। ठीक है, अब आप अब इधर सोल्व करेंगे, इधर यहाँ पे ये सोल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा दें, ये वाला पॉइंट हटा दें, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 31 और नीचे आ गया हमारा 1753, मैंने पॉइंट हटा दिए। ठीक है, और बराबर में क्या आ गया हमारा 324 और डिवाइड में 100 m। इधर भी पलट दो उधर भी पलट दो, इधर हम पलटेंगे तो आ जाएगा 1753 बटे 31, और इधर पलटेंगे तो आ जाएगा 100 m बटे 324, तो m का मान हमें निकालना है, तो 1753 ऐसे रखेंगे, बटे में 31 ऐसे, गुणे में जो 100 है गुणे में वो नीचे आ जाएंगे, तिरछा गुणा होती है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये 324 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे गुणे में आ जाएंगे 324, उधर क्या बचा m। ठीक है, उधर क्या बचा 324 गुणे 1753, और नीचे क्या बचा 31, और यहाँ पे 100। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा m बराबर, हम यहाँ पे लिख देंगे m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 324 गुणे 1753, और 31 की 100 से गुणा आ जाएगा 3100। ठीक है, तो जो m बराबर हमारा, यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे 324 की 1753 से गुणा करोगे, और 3100 से जब आप भाग दोगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 183.2 आएगा, जो लगभग कितना आ जाएगा m बराबर 183। तो जो ग्लूकोज का अणुभार है वो हमारा कितना आ जाएगा 183, कितना 183, कितना आ जाएगा 183। तो ये आपका बहुत इजी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी राउल्ट के नियम से न्यूमेरिकल आए हमें अणुभार निकालना होगा, तो विलायक का या तो अणुभार निकालना होगा या विलेय का अणुभार निकालना होगा, तो उनमें से किसी एक का अणुभार आप पहले निकाल लेंगे। ठीक है, किसी एक का अणुभार निकाल लेंगे, क्योंकि अगर विलायक का अणुभार पूछेगा आपसे तो आप विलेय का अणुभार निकाल लेंगे पहले से यहाँ पे रखने के लिए, और विलेय का पूछेगा तो आप विलायक का अणुभार। देखो यहाँ पे हमसे पूछा है ग्लूकोज का अणुभार निकालिए, हमसे किसका पूछा ग्लूकोज। अब आप कहेंगे सर ग्लूकोज का अणुभार तो वैसे निकाल लें C6H12O6 से, लेकिन उसने क्या किया है राउल्ट का नियम का हमें उपयोग करना है। ठीक है, हमें तो पता है अगर हम ग्लूकोज का निकालेंगे तभी 183 आएगा, हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ग्लूकोज का अणुभार ना, लेकिन आपको वैसे नहीं निकालना है। जब क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से निकालना है, दो चीजें दी होंगी एक विलेय और विलायक, तो उसमें से किसी एक का अणुभार आपको निकाल लेना, जैसे हम बेसिक तरीके से निकालते हैं और दूसरे का अपने आप इस फार्मूले से निकल आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है ग्लूकोज का अणुभार कितना आ जाएगा m बराबर 183। ठीक है, m बराबर कितना आ जाएगा 183। तो इस प्रकार से आप राउल्ट के नियम का न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल आए आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा न्यूमेरिकल 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और आता जरूर है, ये बहुत से एग्जाम्पल आपके बुक्स में भी दिए होंगे, उसमें से आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एक मैंने लगवा दिया, आपको आइडिया हो गया होगा कि न्यूमेरिकल जब आएंगे हमें कैसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बस चीज़ें आपको पहचाननी है कि कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है और किसका क्या दिया। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो जो जल है, जल में घोला जा रहा है ना, तो जल क्या है, विलायक। तो हमें पता है कि विलायक का जो वाष्प दाब वो हम लिखते हैं P0 से, तो हमने जो विलायक का वाष्प दाब P0 लिख दिया। विलायक का भार वो कैपिटल W से लिखते हैं, विलेय का भार होता है वो स्मॉल w से। वही सब वैल्यू डाल दी इसमें, तब हमारा जो फाइनल आंसर आ गया m बराबर कितना आ गया, 183। ठीक है, कितना आ गया, 183। तो आपको इसी प्रकार से क्या करने हैं, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, इसी प्रकार से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इस न्यूमेरिकल को नोट करो अच्छे से। और मैंने आपको रिवाइज तो करा ही दिया है चीज़ों को, और हमने आज राउल्ट का नियम पढ़ा था अच्छे से, और राउल्ट के नियम को अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। जब भी वीडियो लेक्चर देखा करो, कॉपी पेन लेके साथ में बैठो। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। राउल्ट का नियम मैंने जितने अच्छे तरीके से मैं बता सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था, मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। ठीक है, चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।